चौथा अध्याय, 4 आत्माओं को लेना। पहला कंस्ट्रक्शन ग्रेनेड बहुत करीब से फटा और वहां से धीमी गति में सब कुछ सुलझ गया। 1 मिनट हम कॉमन रूम में आराम कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, युद्ध की फिल्में देख रहे थे, उस लड़ाई के लिए उत्साहित हो रहे थे जिसके बारे में हम जानते थे कि वह आने वाली है। फिर वह पहला विस्फोट दूसरे विस्फोट की ओर ले गया और अचानक साइको पीट हमारे चेहरे पर था, अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्ला रहा था। उसके गाल कैंडी सेब की तरह लाल हो गए थे, उसकी दाहिनी कनपटी की नस धड़क रही थी। जब वह चिल्लाया तो उसकी आंखें बाहर आ गईं और उसका पूरा शरीर कांप गया। तोड़ना, बकवास, बाहर, कदम कदम कदम। जैसा कि हमने योजना बनाई थी, मेरे नाव चालक दल ने सिंगल फाइल दरवाजे के लिए तेजी से दौड़ लगाई। बाहर नेवी सील अंधेरे में किसी अदृश्य दुश्मन पर अपने M60 से फायरिंग कर रहे थे। यह वह बुरा सपना था जिसका हम पूरी जिंदगी इंतजार करते रहे, वह स्पष्ट दुस्वप्न जो हमें परिभाषित करेगा या मार डालेगा। प्रत्येक आवेग ने हमें गंदगी से टकराने के लिए कहा था, लेकिन उस क्षण आंदोलन ही हमारा एकमात्र विकल्प था। मशीन गन की आग की बार बार सुनाई देने वाली गहरी बांस की गड़गड़ाहट हमारी आंतों में घुस गई। निकट दूरी में एक और विस्फोट से नारंगी आभा ने हिंसक सुंदरता का झटका दिया, और जब हम आदेश की प्रतीक्षा में ग्राइंडर पर एकत्र हुए तो हमारे दिल धड़कने लगे। यह युद्ध ठीक था, लेकिन यह किसी विदेशी तट पर नहीं लड़ा जाएगा। यह भी जीवन में लड़ी जाने वाली अधिकांश लड़ाइयों की तरह हम अपने मन में ही जीतेंगे या हारेंगे। साइको पीट ने उभरे हुए डामर को कुचल दिया, उसकी भौं पसीने से लथपथ थी। कोहरे की रात में उसकी राइफल का थूथन भाप बन रहा था। हेल वीक में आपका स्वागत है सज्जनों, उन्होंने इस बार अपने गायन गीत कैलिसर्फर ड्रॉ में शांति से कहा। उसने हमें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपनी हत्या पर नजर रख रहा हो। तुम्हें कष्ट सहते हुए देखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ओह, और कष्ट होगा। साइको ने गति निर्धारित की, पुशअप्स, सिटअप्स और फ्लटर किक्स, जंपिंग लंग्स और डाइव बॉम्बर्स को बुलाया। बीच बीच में वह और उसके साथी प्रशिक्षकों ने पूरे समय ठिठुरते हुए हमें ठंडे पानी से नहलाया। अनगिनत प्रतिनिधि थे और एक के बाद एक सेट थे जिनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। मेरे सहपाठी पास पास एकत्रित थे। हम में से प्रत्येक के पास अपने स्वयं के स्टेंसिल किए गए मेंढक के पैरों के निशान थे। हमारे संरक्षक संत की एक मूर्ति की अनदेखी फ्रॉगमैन, जाल वाले पैरों और हाथों, तेज पंजे और एक मदर किंग सिक्स पैक के साथ गहराई से एक स्केली विदेशी प्राणी। उसके बाईं ओर कुख्यात पीतल की घंटी थी। उस सुबह से जब मैं कॉकरोच ड्यूटी से घर आया और नेवी सील शो में शामिल हुआ, यही वह जगह थी जिसकी मुझे तलाश थी। ग्राइंडर, इतिहास और दुख से टपकता हुआ डामर का एक स्लैब। बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन सील BUDS प्रशिक्षण 6 महीने लंबा है और 3 चरणों में विभाजित है। पहला चरण पूरी तरह से शारीरिक प्रशिक्षण या PT के बारे में है। दूसरा चरण गोता प्रशिक्षण है, जहां हम सीखते हैं कि पानी के भीतर कैसे नेविगेट किया जाए और गुप्त बंद सर्किट डाइविंग सिस्टम कैसे तैनात किया जाए जो कोई बुलबुले नहीं छोड़ते हैं और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेने वाली हवा में रिसाइकल करते हैं। तीसरा चरण भूमि युद्ध प्रशिक्षण है। लेकिन जब अधिकांश लोग BUDS की कल्पना करते हैं तो वे पहले चरण के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये वे सप्ताह होते हैं जो नई भर्तियों को तब तक तैयार करते हैं जब तक कि कक्षा वस्तुतः 120 लोगों से घटकर कठोर चमचमाती रीढ़ की हड्डी तक न पहुंच जाए, जो कि 25 से 40 लोग हैं। त्रिशूल के अधिक योग्य वह प्रतीक जो दुनिया को बताता है कि हमें धोखा नहीं देना चाहिए। BUDS प्रशिक्षक ऐसा करके यह काम करते हैं कि वे लोगों को उनकी अनुमानित सीमाओं के परे तक ले जाते हैं, उनके पुरुषत्व को चुनौती देते हैं और ताकत, स्थायिता,
और चुस्ती के वस्तुनिष्ठ शारीरिक मानकों की पुष्टि करने की मांग करते हैं। वे मानकों को परीक्षण करते हैं। प्रशिक्षण के पहले 3 हफ्तों में हमें अन्य बातों के साथ एक सीधे 10 मीटर रस्सी को चढ़ना, एक हाफ मील लंबे अवरोध कोर्स पर अमेरिकन निंजा वॉरियर प्रकार की चुनौतियों के साथ 10 मिनट के भीतर पूरा करना और 3 दोपहर के भीतर 4 मील की रेत पर 33 मिनट के भीतर दौड़ना था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो उस सब को बच्चों का खेल कह सकते हैं। यह तो पहले चरण के तप की तुलना में कुछ भी नहीं था। हेल वीक कुछ पूरी तरह से अलग है। यह मध्यकालीय है और यह तीसरे हफ्ते में ही आपके सामने आता है। केवल 130 घंटे के बाद ब्लास्ट होता है, जब हमारे मांसपेशियों और जोड़ों में थाकने वाला दर्द बड़ा हो जाता है और हम हर दिन और रात हमारी सांस हमारे शारीरिक रिदम के आगे जाने की तरह की चुभने वाली भावना के साथ जीते हैं। हमारे फेफड़ों को दिमाग की तरह आवाज देने और फिर से संकुचित किया जाने का डर का महसूस करते हैं, जैसे कि किसी भूत की चुस्त बंद हुई तस्कर की तरह 130 घंटे तक सीधे बिना रुके। यह वास्तविक रूप में शारीरिक से बाहर जाने वाला एक परीक्षण है और आपका दिल और चरित्र प्रकट करता है। उसके अलावा यह आपके मानसिकता को प्रकट करता है, जिसका यही उद्देश्य है। यह सब प्रिसिएश कोरोनाडो द्वीप पर नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड सेंटर में हुआ, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया का एक पर्यटक जाल है जो पतले पॉइंट लोमा में स्थित है और खुले प्रशांत महासागर से सैन डिएगो मरीना को आश्रय देता है। लेकिन कैली का सुनहरा सूरज भी ग्राइंडर को सुंदर नहीं बना सका और इसके लिए भगवान को धन्यवाद। मुझे यह बदसूरत पसंद आया। पीड़ा का वह स्लैब वह सब कुछ था जो मैं कभी चाहता था। इसलिए नहीं कि मुझे कष्ट सहना पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे यह जानने की जरूरत थी कि मेरे पास वह सब कुछ है या नहीं जो इससे जुड़ा होना चाहिए। बात यह है कि अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। जब हेल वीक शुरू हुआ तब तक कम से कम 40 लोग पहले ही नौकरी छोड़ चुके थे और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें घंटी के पास चलने, उसे 3 बार बजाने और अपना हेलमेट कंक्रीट पर रखने के लिए मजबूर किया गया। घंटी बजाना पहली बार वियतनाम युद्ध के दौरान लाया गया था, क्योंकि बहुत से लोग विकास के दौरान नौकरी छोड़ रहे थे और बैरक में जा रहे थे। घंटी लोगों पर नजर रखने का एक तरीका था, लेकिन तब से यह एक अनुष्ठान बन गया है कि एक आदमी को इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए प्रदर्शन करना होगा कि वह छोड़ रहा है। त्यागने वाले के लिए घंटी बंद है। मेरे लिए प्रत्येक ध्वनि प्रगति की तरह लग रही थी। मुझे साइको कभी भी उतना पसंद नहीं आया, लेकिन मैं उसके काम की बारीकियों को लेकर संकोच नहीं कर सका। वह और उसके साथी प्रशिक्षक झुंड को खत्म करने के लिए वहां मौजूद थे। साथ ही वह उपद्रवियों के पीछे नहीं जा रहा था। वह मेरे सामने बहुत था और मुझसे बड़े लोग भी, यहाँ तक कि छोटे लड़के भी स्टड थे। मैं पूर्व और नीचे दक्षिण से अल्फा नमूनों के बेड़े में एक व्यक्ति था। कैलिफोर्निया के ब्लू कॉलर और बड़े पैसे वाले सर्फ समुद्र तट मेरे जैसे मकई देश से कुछ और टेक्सास रेंजरलैंड से बहुत सारे। प्रत्येक BUD/S वर्ग के पास कठोर बैककंट्री टेक्सन्स का अपना हिस्सा है। कोई भी राज्य पाइपलाइन में अधिक सील्स नहीं डालता है। बारबेक्यू में कुछ होना चाहिए, लेकिन साइको ने पसंदीदा नहीं खेला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां से थे या हम कौन थे। वह एक छाया की तरह हमारे साथ रहता था जिसे हम हिला नहीं सकते थे। हंसना, चिल्लाना या चुपचाप हमारे चेहरे पर ताना मारना, किसी भी आदमी के मस्तिष्क में घुसने का प्रयास करना जिसे उसने तोड़ने की कोशिश की। इन सब के बावजूद हेल वीक का पहला घंटा वास्तव में मजेदार था। ब्रेकआउट के दौरान विस्फोटों की वह पागल भीड़, गोलीबारी और चीख पुकार, आप आने वाले दुःस्वप्न के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। आप उत्साह से भरे हुए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक पवित्र योद्धा परंपरा के अंतर्गत एक अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं।
लोग ग्राइंडर के चारों ओर देख रहे हैं, व्यावहारिक रूप से चक्कर आ रहे हैं, सोच रहे हैं, हाँ हम नर्क में हैं। सप्ताह मादरचोद लेकिन वास्तविकता देरसबेर हर किसी को परेशान करने का एक तरीका है। आप इसे बाहर डालना कहते हैं। साइको पीट ने किसी से विशेष रूप से नहीं पूछा। यह हमारे कार्यक्रम में अब तक का सबसे दुखद वर्ग हो सकता है। आप लोग सीधे तौर पर अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्हें काम का यह हिस्सा पसंद आया। हमारे बीच से गुजरते हुए उसके बूट की छाप हमारे जमा हुए पसीने और लार, थूथन, आंसू और खून पर पड़ी। उसने सोचा कि वह कठिन था। सभी प्रशिक्षकों ने ऐसा किया और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सील थे। अकेले उस तथ्य ने उन्हें दुर्लभ स्थिति में ला खड़ा किया। जब मैं हेल वीक से गुजरा तो तुम लोग मेरा मजाक नहीं थाम सके। मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगा। मैं मन ही मन मुस्कुराया और साइको के टकराने पर हथौड़ा चलाता रहा। वह एक टेल बैग की तरह बनाया गया था, तेज और मजबूत, लेकिन क्या वह अपने नरक सप्ताह के दौरान एक नश्वर हथियार था? सर, मुझे इस बात पर बहुत संदेह है, सर। उसने अपने बॉस, प्रथम चरण के प्रभारी अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया। उस पर कोई संदेह नहीं था। वह बहुत ज्यादा बात नहीं करता था और नहीं करना जरूरी था। वह 6'1" का था, लेकिन उसकी छाया लंबी थी। यार को भी जैक किया गया था। मैं 225 पाउंड मांसपेशियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्टील की तरह कसकर लिपटी हुई हैं, बिना किसी सहानुभूति के। वह सिल्वरबैक गोरिल्ला SBG की तरह दिखता था और दर्द के गॉडफादर की तरह दिखता था। चुपचाप गणना करता था, मानसिक नोट्स लेता था। सर, मेरा लंड एकदम सख्त हो रहा है, सोच साइको ने कहा। इन खुली हुई योनियों के बारे में जो इस हफ्ते छोटी छोटी कुतियाओं की तरह रो रही हैं और छोड़ रही हैं। जब साइको ने मेरी ओर देखा तो SBG ने आधा सिर हिलाया। ओह, और तुम छोड़ दोगे? उसने धीरे से कहा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा। साइको की धमकियां तब और अधिक डरावनी थीं जब उसने उन्हें इस तरह शांत स्वर में सुनाया, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसकी भौहें टेढ़ी हो गई, खून उसके चेहरे पर आ गया और उसने ऐसी चीख निकाली जो उसके सिरों से निकली थी। उसके गंजे सिर के मुकुट तक पैर की उंगलियां। हेल वीक के 1 घंटे बाद वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के 1 इंच के भीतर दबा दिया, जबकि मैंने पुशअप्स का एक और सेट पूरा किया और ढीला हो गया। सर्फ मारो, तुम दुखी बकवास करने वाले हो। हम तब तक लगभग 3 सप्ताह तक BUDS में रहे थे और हम 15 फुट के बर्म पर दौड़ चुके थे जो समुद्र तट को कार्यालयों, लॉकर रूम, बैरक और कक्षाओं के सिंडर ब्लॉक फैलाव से विभाजित करता था, जो कि BUD है। एस बहुत बार मिश्रित होता है। आमतौर पर पूरे कपड़े पहनकर उथले पानी में लेटना होता है, फिर रेत में लौटना होता है, जब तक कि हम सिर से पैर तक रेत में ढक न जाएं। ग्राइंडर पर वापस चार्ज करने से पहले नमक के पानी और रेत के साथ भारी मात्रा में टपकना, जिससे कठिनाई की डिग्री बढ़ जाती है। पुलअप बार पर उस अनुष्ठान को गीला और रेतीला होना कहा जाता था और वे हमारे कानों में, हमारी नाक के ऊपर और हमारे शरीर के हर छिद्र में रेत चाहते थे। लेकिन इस बार हम सर्फ टॉर्चर नामक चीज के कगार पर थे, जो एक विशेष प्रकार का जानवर है। जैसा कि निर्देश दिया गया था, हम चिल्लाते हुए समुद्र में चले गए। सेंसिस पूरी तरह से कपड़े पहने हुए, हथियार जुड़े हुए, हम प्रभाव क्षेत्र में चले गए। उस अमावस की रात में समुद्र गुस्से में था, लगभग सिर ऊंचा था और लहरें 3 और 4 के सेट में गड़गड़ाहट और झाग की गड़गड़ाहट कर रही थीं। जैसे ही लहरें हमें थपथपा रही थीं, ठंडे पानी ने हमारी गेंदों को सिकोड़ दिया और हमारे फेफड़ों से सांस छीन ली। यह मई की शुरुआत थी और वसंत ऋतु में कोरोनाडो के पास समुद्र का तापमान 59 से 63 डिग्री के बीच होता है।
हम एक होकर ऊपर नीचे उछल रहे थे, तैरते हुए सिरों का एक मोती का कतरा जो किसी भी उभार के संकेत के लिए क्षितिज को स्कैन कर रहा था। हमने प्रार्थना की थी कि हम उसे आते हुए देखें, इससे पहले कि वह हमें नीचे खींच ले। हमारे दल के सरफरों ने सबसे पहले विनाश का पता लगाया और लहरों को आवाज दी ताकि हम समय रहते गोता लगा सकें। लगभग 10 मिनट के बाद साइको ने हमें वापस उतरने का आदेश दिया। हाइपोथर्मिया के कगार पर हम सर्फ जोन से बाहर निकले और सावधान होकर खड़े हो गए, जबकि डॉक्टर द्वारा हाइपोथर्मिया की जांच की जा रही थी। वह चक्र स्वयं को दोहराता रहेगा। आसमान नारंगी और लाल रंग में रंगा हुआ था। रात करीब आते ही तापमान में तेजी से गिरावट आई। सूरज को अलविदा कहो सज्जनों, एसबीजी ने कहा। उसने हमें डूबते सूरज की ओर हाथ हिलाने पर मजबूर कर दिया। एक असुविधाजनक सत्य की प्रतीकात्मक स्वीकृति। हम अपने प्राकृतिक गधे को फ्रीज करने वाले थे। 1 घंटे के बाद हम अपने 6 सदस्यीय नाव दल में वापस आ गए और गर्म होने के लिए कसकर लिपटकर खड़े हो गए, लेकिन यह व्यर्थ था। उस तट पर ऊपर नीचे हड्डियां खड़खड़ा रही थीं। लोग जैकहैमरिंग और सूंघ रहे थे, एक शारीरिक स्थिति जो बिखरे हुए दिमागों की कापती स्थितियों को प्रकट कर रही थी, जो अब इस वास्तविकता की पकड़ में आ रहे थे कि यह बकवास अभी शुरू ही हुई थी। यहाँ तक कि नर्क सप्ताह से पहले पहले चरण के सबसे कठिन दिनों में भी, जब यह बहुत ही कठिन था। रस्सी पर चढ़ने और पुशअप्स, पुलअप्स और फड़फड़ाने वाली किक की मात्रा आपकी आत्मा को कुचल देती है। आप इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बुरा है। आप उस रात घर जाएंगे, रात के खाने के लिए दोस्तों से मिलेंगे, एक फिल्म देखेंगे, शायद कुछ बिल्ली मिल जाएगी और अपने बिस्तर पर सो जाएंगे। मुद्दा यह है कि दुखद दिनों में भी आप नरक से भागने का मन बना सकते हैं, जो वास्तविक है। हेल वीक ऐसा कोई प्यार नहीं देता। विशेष रूप से पहले दिन, जब 1 घंटे में वे हमें खड़े थे, हथियार जोड़कर प्रशांत महासागर का सामना कर रहे थे, घंटों तक सर्फ के अंदर और बाहर घूम रहे थे। बीच बीच में हमें गर्म होने के लिए नरम रेत के स्प्रिंट उपहार में दिए गए। आमतौर पर वे हमें अपनी कठोर फुलाने योग्य नाव या लट्ठा ऊपर ले जाने के लिए कहते थे, लेकिन गर्मी अगर कभी आती भी थी तो हमेशा अल्पकालिक होती थी, क्योंकि हर 10 मिनट में वे हमें वापस पानी में घुमा देते थे। उस पहली रात को घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। जैसे ही ठंड ने हमारे मज्जा को पूरी तरह से घेर लिया, दौड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब कोई बम नहीं होंगे, कोई गोलीबारी नहीं होगी और बहुत कम चिल्लाहट होगी। इसके बजाय एक भयानक शांति ने हमारी आत्मा को विस्तारित और निष्क्रिय कर दिया। समुद्र में हम में से कोई भी सुन सकता था कि लहरें ऊपर की ओर जा रही थीं। जिस समुद्री पानी को हमने गलती से निगल लिया था, वह हमारे पेट में घूम रहा था और हमारे अपने दांत किटकिटा रहे थे। जब आप इतने ठंडे और तनावग्रस्त होते हैं तो दिमाग अगले 120 से अधिक घंटों को समझ नहीं पाता है। बिना नींद के 5.5 दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इस पर व्यवस्थित रूप से हमला करने का कोई तरीका नहीं है। यही कारण है कि हर एक व्यक्ति जिसने कभी सील बनने की कोशिश की है, उसने सर्फ यातना की पहली खुराक के दौरान खुद से एक सरल प्रश्न पूछा है, मैं यहाँ क्यों हूँ? हर बार जब हम आधी रात को एक राक्षसी लहर के नीचे फंस जाते थे, तब वे आहानेकर शब्द हमारे घूमते दिमाग में उभरते थे, जब हम पहले से ही हाइपोथर्मिक सीमा रेखा पर थे। क्योंकि कोई नहीं है सील बनने के लिए। हम चुदाई नहीं कर रहे थे, सौदा तैयार किया। सील बनना एक विकल्प है। और वह एकल सॉफ्ट बॉल प्रश्न क्या है? युद्ध की गर्मी में यह पता चला कि प्रशिक्षण के दौरान हमारे द्वारा बिताया गया प्रत्येक सेकंड भी एक विकल्प था, जिसने सील बनने की पूरी धारणा को मर्गवाद जैसा बना दिया। यह स्वैच्छिक यातना है।
और तर्कसंगत दिमाग के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि ये 4 शब्द इतने सारे लोगों को सुलझाते हैं। निसंदेह प्रशिक्षक यह सब जानते हैं, यही कारण है कि वे जल्दी चिल्लाना बंद कर देते हैं। पर इसके बजाय जैसे जैसे रात बढ़ती गई, साइको पीट ने एक चिंतित बड़े भाई की तरह हमें सांत्वना दी। उन्होंने हमें गर्म सूप, गर्म स्नान, कंबल और बैरक में वापस जाने की पेशकश की। यही वह चारा था जिसे उसने खाना छोड़ने वालों के लिए रखा था, और उसने बाएं और दाएं हेलमेट का उपयोग किया। वह उन लोगों की आत्माएं ले रहा था जो इस साधारण प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण गिर पड़े। मैं समझ गया। जब केवल रविवार होता है और आप जानते हैं कि आप शुक्रवार को जा रहे हैं और आप पहले से कहीं अधिक ठंडे हैं, तो आप यह विश्वास करने के लिए प्रलोभित होते हैं कि आप इसे हैक नहीं कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता है। शादीशुदा लोग सोच रहे थे, मैं घर पर रह सकता था, कांपने और पीड़ा सहने के बजाय अपनी खूबसूरत पत्नी से लिपट सकता था। सिंगल लोग सोच रहे थे, मैं इस समय चूत की तलाश में हो सकता हूँ। उस तरह के चमकते आकर्षण को नजरअंदाज करना कठिन है, लेकिन बर्ड एस के शुरुआती चरणों के दौरान यह मेरी दूसरी यात्रा थी। मैंने कक्षा 230 के भाग के रूप में हेल वीक की बुराई का स्वाद चखा था। मैंने इसे नहीं बनाया, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। डबल निमोनिया से पीड़ित होने के बाद मुझे मेडिकल से बाहर निकाला गया। मैंने 3 बार डॉक्टर के आदेशों की अवहेलना की और लड़ाई में बने रहने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्होंने मुझे बैरक में ले जाने के लिए मजबूर किया और मुझे कक्षा 231 के पहले सप्ताह में वापस भेज दिया। जब मेरी दूसरी BUDS कक्षा शुरू हुई तो मैं निमोनिया की उस बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। मेरे फेफड़े अभी भी बलगम से भरे हुए थे और प्रत्येक खांसी मेरी छाती को हिलाती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई रेत मेरी वायुकोशिका के अंदर खरोंच कर रहा हो। फिर भी मुझे इस बार अपनी संभावनाएं बहुत बेहतर लगीं, क्योंकि मैं तैयार था और क्योंकि मैं एक नाव दल में था जो बुरे मादरचोदों से भरा हुआ था। BUDS नाव चालक दल को ऊंचाई के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, क्योंकि ये वे लोग हैं जो हेल वीक शुरू होने पर आपको हर जगह अपनी नाव ले जाने में मदद करेंगे। हालांकि अकेले आकार की गारंटी नहीं है कि आपके टीम के साथी कठिन होंगे, और हमारे लोग स्क्वायर पेग मिसफिट का दल थे। वहां मैं संहारक था, जिसे सील प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 100 पाउंड वजन कम करना पड़ा और 2 बार अस्वाब परीक्षण देना पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वापस लौटना पड़ा। हमारे पास दिवंगत क्रिस काइल भी थे। आप उन्हें नौसेना के इतिहास के सबसे घातक स्नाइपर के रूप में जानते हैं। वह इतना सफल था कि फालुजा में हाजियों ने उसके सिर पर $80,000 का इनाम रखा और वह उन नौसैनिकों के बीच एक जीवित किंवदंती बन गया जिनकी उसने सील टीम 3 के सदस्य के रूप में रक्षा की थी। उन्होंने वीरता के लिए 1 सिल्वर स्टार और 4 कांस्य स्टार जीते, सेना छोड़ दी और एक किताब लिखी, अमेरिकी स्निपर। वह ब्रैडली अभिनीत कूपर अभिनीत एक हिट फिल्म बन गई, लेकिन उस समय वह एक साधारण टेक्सास हेसीड रोडियो चरवाहा था जो बमुश्किल एक शब्द भी बोलता था। फिर बिल ब्राउन उर्फ फ्रीक ब्राउन थे। ज्यादातर लोग उसे सनकी कहते थे और उसे इससे नफरत थी क्योंकि पूरी जिंदगी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था। कई मायनों में वह डेविड गोगिंस का श्वेत संस्करण था। दक्षिण जर्सी के नदी कस्बों में उसे कड़ी चुनौती मिली। आस पड़ोस के बड़े बच्चे उसके कटे तालू के कारण या कक्षा में धीमे होने के कारण उसे तंग करते थे। इसी कारण यह उपनाम प्रचलित हो गया। इस पर उसका इतना झगड़ा हुआ कि अंततः उसे 6 महीने के लिए एक युवा हिरासत केंद्र में रहना पड़ा। जब वह 19 वर्ष के थे, तब तक वे गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में गुजारा करने की कोशिश करते हुए हुड में अकेले रह रहे थे। यह काम नहीं कर रहा था।
उसके पास न तो कोट था और न ही कार। वह जंग खा चुकी 10 स्पीड वाली बाइक पर हर जगह घूमता था, जिससे सचमुच उसकी गेंदें ठंडी हो जाती थीं। काम के बाद एक दिन वह नौसेना भर्ती कार्यालय में रुका, क्योंकि वह जानता था कि उसे संरचना और उद्देश्य और कुछ गर्म कपड़ों की आवश्यकता थी। उन्होंने उसे सील्स के बारे में बताया और उसे दिलचस्पी हुई, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। बिल्कुल मेरी तरह उन्होंने खुद को सिखाया और 3 प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने सील तैराकी परीक्षा पास कर ली। अगली बात जो वह जानता था ब्राउन बर्ड एस में था, जहां वह सन की उपनाम उसका अनुसरण करता था। उसने पीटी में अच्छा प्रदर्शन किया और प्रथम चरण में सफल रहा, लेकिन कक्षा में वह उतना ठोस नहीं था। नेवी सील गोता प्रशिक्षण बौद्धिक रूप से उतना ही कठिन है जितना कि शारीरिक रूप से, लेकिन उन्होंने BUDS स्नातक बनने के 2 सप्ताह के भीतर ही इसे हासिल कर लिया, जब अपने अंतिम भूमि युद्ध विकास में से एक में वह समय पर अपने हथियार को फिर से इकट्ठा करने में विफल रहे। विकास के नाम से जाना जाता है हथियार व्यावहारिक। ब्राउन ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधा, लेकिन समय चूक गया और वह अंतिम छोर पर BUDS से चूक गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं सर, फ्रीक ब्राउन कहीं नहीं जा रहा था। कक्षा 231 में मेरे साथ आने से पहले मैंने उसके बारे में कहानियां सुनी थीं। उसके कंधों पर 2 चिप्स थे और मुझे वह तुरंत पसंद आ गया। वह बेहद कठोर था और बिल्कुल उसी तरह का लड़का था जिसके साथ युद्ध में जाने के लिए मैंने साइन अप किया था। जब हम पहली बार अपनी नाव को ग्राइंडर से रेत तक ले गए तो मैंने सुनिश्चित किया कि हम 2 आदमी सबसे आगे थे, जहां नाव सबसे भारी होती है। फ्रीक ब्राउन, मैं चिल्लाया, हम बोट क्रू 2 के स्तंभ होंगे। उसने उधर देखा और मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे उस नाम से मत बुलाओ गोगिंस, उसने गुर्राते हुए कहा। ठीक है, तुम अपनी जगह से मत हटो बेटा। आप और मैं सामने पूरे सप्ताह। रोजर दैट, उन्होंने कहा। मैंने शुरू से ही बोट क्रू 2 का नेतृत्व किया और हेल वीक के माध्यम से हम सभी 6 को प्राप्त करना मेरा एकमात्र फोकस था। हर कोई लाइन में लग गया क्योंकि मैं पहले ही खुद को साबित कर चुका था, न कि केवल ग्राइंडर पर। हेल वीक शुरू होने से पहले के दिनों में मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि हमें अपने प्रशिक्षकों से हेल वीक स्केड्यूल चुराने की जरूरत है। एक रात जब हम कक्षा में लटके हुए थे, तब मैंने अपने दल को इतना ही बताया था, जो हमारे लाउंज के रूप में 2 गुना हो गया था। मेरे शब्द बहरे कानों तक नहीं पहुँचे। कुछ लोग हंसे, लेकिन बाकी सभी ने मुझे नजरअंदाज कर दिया और अपनी उथली बातचीत पर वापस चले गए। मैं समझ गया क्यों। इसका कोई मतलब नहीं था। हमें उनकी गंदगी की प्रतिलिपि कैसे मिलनी चाहिए थी, और अगर हमने ऐसा किया भी तो क्या प्रत्याशा इसे बदतर नहीं बनाएगी? और अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? क्या इनाम जोखिम के लायक था? मुझे विश्वास था कि ऐसा था, क्योंकि मैंने हेल वीक का स्वाद चखा था। ब्राउन और कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसा किया था, और हम जानते थे कि दर्द और थकावट के उन स्तरों का सामना करने पर छोड़ने के बारे में सोचना कितना आसान था जिन्हें आपने संभव नहीं माना था। पीड़ा के 130 घंटे भी 1000 के बराबर हो सकते हैं जब आप जानते हैं कि आप सो नहीं सकते हैं और जल्द ही कोई राहत नहीं मिलेगी। और हम कुछ और भी जानते थे। हेल वीक एक दिमागी खेल था। प्रशिक्षकों ने हमारी पीड़ा का उपयोग हमारी परतों को हटाने और हटाने के लिए किया, न कि सबसे योग्य एथलीटों को खोजने के लिए, सबसे मजबूत दिमाग खोजने के लिए। यह कुछ ऐसा है जिसे छोड़ने वालों को बहुत देर होने तक समझ नहीं आया। जीवन में सब कुछ दिमाग का खेल है। जब भी हम जीवन के छोटे बड़े नाटकों में फंस जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि दर्द कितना भी बुरा क्यों न हो, यातना कितनी भी भयानक क्यों न हो, सभी बुरी चीजें खत्म हो जाती हैं।
यह भूल तब होती है जब हम अपनी भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण दूसरे लोगों को सौंप देते हैं, जो दर्द के चरम पर होने पर आसानी से हो सकता है। हेल वीक के दौरान जिन लोगों ने इसे छोड़ दिया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे और उनकी पहुंच के भीतर कोई डैशबोर्ड नहीं था। लेकिन चाहे उन्होंने कभी इसका पता लगाया हो या नहीं, यह एक भ्रम था जिसके जाल में वे फंस गए थे। मैं हेल वीक में गया था यह जानते हुए कि मैंने खुद को वहां रखा था, कि मैं वहां रहना चाहता था और मेरे पास इस गड़बड़ गेम को जीतने के लिए आवश्यक सभी उपकरण थे, जिसने मुझे दृढ़ रहने और अनुभव के स्वामित्व का दावा करने का जुनून दिया। इसने मुझे कड़ी मेहनत करने, नियमों को मोड़ने और शुक्रवार दोपहर को हॉर्न बजने तक जहां भी और जब भी संभव हो किनारे की तलाश करने की अनुमति दी। मेरे लिए यह युद्ध था और दुश्मन हमारे प्रशिक्षक थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बताया था कि वे हमें तोड़ना और हमें छोड़ना चाहते थे। उनका शेड्यूल हमारे दिमाग में होने से हमें काम निपटाने में मदद मिलेगी। आगे जो हुआ उसे याद करके समय बर्बाद करें और इससे भी अधिक, यह हमें आगे चलकर एक जीत का उपहार देगा, जो हमें नर्क सप्ताह के दौरान याद रखने के लिए कुछ देगा जब वे कमीने हमें मार रहे थे। यार, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैंने कहा। हमें उस शेड्यूल की आवश्यकता है। मैं कक्षा 231 में एकमात्र अन्य अश्वेत व्यक्ति केनी बिगबी को पूरे कमरे से भौहें उठाते हुए देख सकता था। वह मेरी पहली बर्ड एस कक्षा में था और हेल वीक से ठीक पहले घायल हो गया। अब वह भी कुछ सेकंड के लिए वापस आ गया था। ओह बकवास, उन्होंने कहा। डेविड गोगिंस लॉग पर वापस आ गए हैं। केनी खूब मुस्कुराया और मैं हंसते हंसते दोगुना हो गया। जब डॉक्टर मुझे मेरे पहले नर्क सप्ताह से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब वह प्रशिक्षकों के कार्यालय में मेरी बातें सुन रहा था। यह लॉग पीटी विकास के दौरान था। हमारे नाव चालक दल एक इकाई के रूप में समुद्र तट के ऊपर और नीचे लकड़ियां ले जा रहे थे, भीगी हुई, नमकीन और गंदगी जैसी रेतीली। मैं अपने कंधों पर लट्ठा रखकर खून की उल्टी करते हुए दौड़ रहा था। मेरी नाक और मुंह से खून बह रहा था और प्रशिक्षक समय समय पर मुझे पकड़ लेते थे और पास में बैठा देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं मर न जाऊं। लेकिन हर बार जब वे मुड़ते थे तो मैं वापस मिश्रण में आ जाता था। उस लॉग पर वापस जाएं। केनी उस रात रेडियो पर वही बात सुनता रहा। एक आवाज में कहा गया, हमें गोगिंस को वहां से निकालने की जरूरत है। रोजर सर। गोगिंस नीचे बैठा है, एक और आवाज फूटी। फिर एक धड़कन के बाद केनी को वह रेडियो चहचहाहट फिर से सुनाई देगी। ओह शिट, गोगिंस लॉग पर वापस आ गया है। मैं दोहराता हूँ, गोगिंस लॉग पर वापस आ गया है। केनी को वह कहानी सुनाना बहुत पसंद था। 5, 10 और 170 पाउंड का वह मुझसे छोटा था और हमारे नाव चालक दल में नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। दरअसल इस काम के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं था। कक्षा 231 के दौरान केनी को प्रशिक्षकों के कार्यालय को साफ सुथरा रखने के लिए चुना गया था, जिसका मतलब था कि उसकी पहुंच थी। उस रात वह दुश्मन के इलाके में घुस गया, शेड्यूल को एक फाइल से मुक्त किया, एक प्रतिलिपि बनाई और इससे पहले कि किसी को पता चले कि यह गायब है, उसे वापस स्थिति में रख दिया। ठीक उसी तरह जैसे हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिमागी खेल शुरू होने से पहले ही हमें अपनी पहली जीत मिल गई थी। बेशक यह जानना कि कुछ होने वाला है लड़ाई का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि यातना तो यातना ही है और नर्क सप्ताह में इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका आगे बढ़ना है। इसके माध्यम से एक नजर या कुछ शब्दों के साथ मैंने यह सुनिश्चित किया कि हमारे लोग हर समय काम कर रहे थे। जब हम समुद्र तट पर अपनी नाव को ऊपर की ओर पकड़कर खड़े होते थे,
या उस मदरफकर के ऊपर नीचे लॉक चलाते थे तो हम कड़ी मेहनत करते थे, और सर्फ यातना के दौरान मैंने सबसे दुखद और सबसे महाकाव्य गीत गुनगुनाया था पलटन, जब हम प्रशांत महासागर में उतरे। नरक सप्ताह के दौरान, हेल वीक के दौरान हमारे पास जो एक विलासिता थी वह थी चाव। हमने राजाओं की तरह खाना खाया। हम ऑमलेट, भुना हुआ चिकन और आलू, स्टेक, गर्म सूप, मांस सॉस के साथ पास्ता, सभी प्रकार के फल, ब्राउनी, सोडा, कॉफी और बहुत कुछ के बारे में बात कर रहे हैं। समस्या यह है कि हमें उस 200 पाउंड की नाव को अपने सिर पर रखकर 1 मील तक दौड़ना था। मैं हमेशा अपने गीले और रेतीले स्थान पर मूंगफली का मक्खन सैंडविच रखकर चाव हॉल से निकलता था। जब प्रशिक्षक नहीं देख रहे थे तब समुद्र तट पर दुपट्टे की जेब डालनी पड़ी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद साइको ने हमें 1 मील से थोड़ा अधिक देने का फैसला किया। क्वार्टर मील मार्कर पर यह स्पष्ट हो गया जब उसने अपनी गति पकड़ी कि वह हमें सीधे ग्राइंडर पर वापस नहीं ले जा रहा था। बेहतर होगा कि तुम लड़के बकवास जारी रखो, वह चिल्लाया, क्योंकि एक नाव चालक दल वापस गिर गया। मैंने अपने दोस्तों की जांच की। हम इस कमीने पर टिके हुए हैं। उसे चोदो, रोजर दैट फ्रीक ब्राउन ने कहा। अपने वचन के अनुसार वह रविवार रात से ही उस नाव के सामने 2 सबसे भारी बिंदुओं पर मेरे साथ था और वह केवल मजबूत होता जा रहा था। साइको ने हमें नरम रेत पर 4 मील से अधिक तक फैलाया। उसने हमें भी खोने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसकी परछाई थे। उसने ताल बदल दी। 1 मिनट वह तेजी से दौड़ रहा था, फिर वह नीचे झुक रहा था, चौड़े पैर कर रहा था, अपने नट पकड़ रहा था और हाथी की चाल कर रहा था। फिर उसने समुद्र तट पर एक और तेज गति से दौड़ने से पहले जॉगर्स की गति से छलांग लगाई। तब तक निकटतम नाव 1/4 मील पीछे थी, लेकिन हम उसकी लानत मलामत कर रहे थे। हमने उसके हर कदम की नकल की और अपने धमकाने वाले को अपनी कीमत पर कोई भी संतुष्टि हासिल करने से मना कर दिया। हो सकता है कि उसने बाकी सभी को धूम्रपान किया हो, लेकिन उसने बोट क्रू को धूम्रपान नहीं किया। हेल वीक शैतान का ओपेरा है और यह एक क्रेसेंडो की तरह बनता है। बुधवार को पीड़ा चरम पर होती है और शुक्रवार की दोपहर तक वहीं रहती है जब तक कि वे इसे बुला न लें। बुधवार तक हम सभी की हालत खराब हो गई थी। हमें पवित्र नर्क में धकेल दिया गया था। हमारा पूरा शरीर एक बड़ा रसभरी जैसा था, जिसमें से मवाद और खून निकल रहा था। मानसिक रूप से हम ज़ोंबी थे। प्रशिक्षकों ने हमसे साधारण नाव उठाने का काम करवाया और हम सभी नाव को खींच रहे थे। यहाँ तक कि मेरा दल भी बमुश्किल उस नाव को उठा सका। इस बीच साइको और एसबीजी और अन्य प्रशिक्षकों ने हमेशा की तरह कमजोरियों की तलाश करते हुए कड़ी निगरानी रखी। मुझे प्रशिक्षकों से सचमुच नफरत थी। वे मेरे दुश्मन थे और मैं उन्हें अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश से थक गया था। मैंने ब्राउन पर नजर डाली और पूरे सप्ताह पहली बार वह अस्थिर दिख रहा था। पूरे दल ने किया। धिक्कार है, मैं भी दुखी महसूस कर रहा था। मेरा घुटना एक अंगूर के आकार का था और मैं जो भी कदम उठाता था उससे मेरी नसें जल उठती थीं। यही कारण है कि मैं खुद को ऊर्जा देने के लिए कुछ खोज रहा था। मैंने साइको पीठ पर ताला लगा दिया। मैं उस मादरचोद से तंग आ चुका था। प्रशिक्षक शांत और सहज दिखे। हम हताश थे और उनके पास वह था जिसकी हमें आवश्यकता थी, ऊर्जा। यह पलटने का समय था। उनके दिमाग में खेल और खुद की अचल संपत्ति है। जब वे उस रात बाहर निकले और 8 घंटे की कठिन शिफ्ट के बाद घर चले गए, जबकि हम अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे थे, मैं चाहता था कि वे बोट क्रू के बारे में सोचें। जब वे अपनी पत्नियों के साथ बिस्तर पर चले गए तो मैं उन्हें परेशान करना चाहता था। मैं उनके दिमाग में इतनी जगह घेरना चाहता था कि वे उसे उठा ही न सकें।
मेरे लिए यह उनके डिक में चाकू डालने जितना शक्तिशाली होगा। इसलिए मैंने एक प्रक्रिया लागू की जिसे अब मैं टेकिंग सोल्स कहता हूँ। मैं ब्राउन की ओर मुड़ा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें फ्रीक क्यों कहता हूँ? मैंने पूछ लिया। जैसे ही हमने नाव को नीचे उतारा, उसने ऊपर देखा, फिर उसे आरक्षित बैटरी पावर पर चरमराते रोबोट की तरह ऊपर उठा लिया। क्योंकि आप उन सबसे बुरे लोगों में से एक हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में कभी देखा है, वह मुस्कुराया। और तुम्हें पता है कि मैं यहीं इन मादरचोदों से क्या कहता हूँ? मैंने समुद्र तट पर इकट्ठा हुए 9 प्रशिक्षकों पर अपनी कोहनी झुकाई जो कॉफी पी रहे थे और बकवास कर रहे थे। मैं कहता हूँ वे स्वयं चुदाई करने जा सकते हैं। बिल ने सिर हिलाया और हमारे उत्पीड़कों पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जबकि मैं बाकी दल की ओर मुड़ गया। अब आइए इस गंदगी को ऊपर फेंकें और उन्हें दिखाएं कि हम कौन हैं। बिल ने कहा, बेहद खूबसूरत। चलो यह करते हैं। कुछ ही सेकंड में मेरी पूरी टीम में जान आ गई। हमने नाव को सिर्फ ऊपर नहीं उठाया और उसे जोर से नीचे नहीं गिराया, हमने उसे ऊपर फेंका, उसे ऊपर से पकड़ा, उस पर रेत डाली और उसे फिर से ऊपर फेंक दिया। परिणाम तत्काल और निर्विवाद थे। हमारा दर्द और थकावट दूर हो गई। प्रत्येक प्रतिनिधि ने हमें मजबूत और तेज बनाया और हर बार जब हमने नाव को ऊपर फेंका तो हम सभी ने जप किया। आप नाव चालक दल 2 को चोट नहीं पहुंचा सकते। वह हमारा था भाड़ में जाओ प्रशिक्षकों के लिए, और जब हम दूसरी हवा में चढ़े तो उनका पूरा ध्यान हमारे पास था। दुनिया के सबसे कठिन प्रशिक्षण में सबसे कठिन सप्ताह के सबसे कठिन दिन पर बोट क्रू टू बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था और हेल वीक का मजाक उड़ा रहा था। प्रशिक्षकों के चेहरे की झलक एक कहानी बयां कर रही थी। उनके मुंह ऐसे खुले रह गए जैसे वे कुछ ऐसा देख रहे हों जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो। कुछ ने लगभग शर्मिंदा होकर अपनी आंखें फेर ली। केवल एसबीजी ही संतुष्ट दिखे। हेल वीक में उस रात के बाद से मैंने अनगिनत बार टेकिंग सोल्स अवधारणा को लागू किया है। सोल्स लेना अपनी खुद की आरक्षित शक्ति खोजने और दूसरी हवा की सवारी करने का एक टिकट है। यह वह उपकरण है जिसका उपयोग आप किसी भी प्रतियोगिता को जीतने या जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए कर सकते हैं। आप इसका उपयोग शतरंज का मैच जीतने के लिए या कार्यालय की राजनीति के खेल में किसी प्रतिद्वंद्वी पर विजय पाने के लिए कर सकते हैं। यह आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू देने या स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। और हाँ, इसका उपयोग सभी प्रकार की शारीरिक चुनौतियों पर विजय पाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, यह एक खेल है जिसे आप अपने भीतर खेल रहे हैं। जब तक आप शारीरिक प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते, मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आप किसी पर हावी होने या उनकी भावना को कुचलने की कोशिश करें। वास्तव में उन्हें कभी यह जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि आप यह गेम खेल रहे हैं। ड्यूटी बुलाए जाने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए यह एक युक्ति है। यह एक दिमागी खेल है जिसे आप स्वयं खेल रहे हैं। किसी की आत्मा लेने का मतलब है कि आपको सामरिक लाभ प्राप्त हुआ है। जीवन पूरी तरह से सामरिक लाभों की तलाश के बारे में है। यही कारण है कि हमने हेल वीक स्केड्यूल चुरा लिया। हमने उस दौड़ में साइको की एड़ी क्यों काट ली और क्यों मैंने गुनगुनाते हुए सर्फ में अपना प्रदर्शन किया 10 लाक्षणिक धुन। उनमें से प्रत्येक घटना अवज्ञा का कार्य था जिसने हमें सशक्त बनाया। लेकिन अवज्ञा हमेशा किसी की आत्मा को छीनने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। यह सब आपके इलाके पर निर्भर करता है। BUD/S के दौरान यदि आप इस तरह के लाभों की तलाश में थे तो प्रशिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक आप गधे को मार रहे थे तब तक उन्होंने इसका सम्मान किया। तुम्हें अपना गृह कार्य स्वयं करना होगा। जाने कि आप किस इलाके में काम कर रहे हैं,
आप कब और कहां सीमाएं लांघ सकते हैं और आपको कब लाइन में लगना चाहिए। इसके बाद युद्ध की पूर्व संध्या पर अपने दिमाग और शरीर का जायजा लें। अपनी असुरक्षाओं और कमजोरियों के साथ साथ अपने प्रतिद्वंद्वी की भी सूची बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपको धमकाया जा रहा है और आप जानते हैं कि आप कहां चूक रहे हैं या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आप किसी भी अपमान या डांट फटकार से बच सकते हैं जो धमकाने वाला आपके रास्ते में आ सकता है। आप उनके साथ साथ खुद पर भी हंस सकते हैं जो उन्हें शक्तिहीन कर देता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से वे जो करते हैं या कम कहते हैं उसे लेते हैं, तो उनके पास अब कोई कार्ड नहीं है। भावनाएं तो भावनाएं ही हैं। दूसरी ओर जो लोग स्वयं सुरक्षित होते हैं वे दूसरे लोगों को धमकाते नहीं हैं। वे अन्य लोगों का ध्यान रखते हैं। इसलिए यदि आपको धमकाया जा रहा है तो आप जान लें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जिसके समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं, जिनका आप शोषण कर सकते हैं या उन्हें शांत कर सकते हैं। कभी कभी किसी धमकाने वाले को हराने का सबसे अच्छा तरीका वास्तव में उनकी मदद करना है। यदि आप 2 या 3 कदम आगे सोच सकते हैं तो आप उनकी विचार प्रक्रिया पर नियंत्रण कर लेंगे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपने उन्हें इसका एहसास हुए बिना ही उनकी आत्मा को छीन लिया है। हमारे सील प्रशिक्षक हमारे गुंडे थे और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मैं कौन सा खेल खेल रहा हूँ। बोट क्रू 2 को तेज बनाए रखने के लिए उस सप्ताह के दौरान खेलना, और उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कल्पना की थी कि वे हेल वीक के दौरान हमारे कारनामों से प्रभावित थे, लेकिन मैं यह निश्चित रूप से नहीं जानता। यह एक चाल थी जिसका उपयोग मैंने अपनी मानसिक बढ़त बनाए रखने और अपने दल को जीत हासिल करने में मदद करने के लिए किया। उसी तरह यदि आप पदोन्नति के लिए किसी प्रतियोगी के खिलाफ हैं और आप जानते हैं कि आप कहां चूक रहे हैं, तो आप अपने साक्षात्कार या मूल्यांकन से पहले अपने खेल को आकार दे सकते हैं। उस स्थिति में अपनी कमजोरियों पर हंसने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम्हें उनमें महारत हासिल करनी होगी। इस बीच यदि आप अपने प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियों से अवगत हैं, तो आप उन्हें अपने लाभ के लिए बदल सकते हैं, लेकिन इस सब के लिए शोध की आवश्यकता होती है। फिर से इलाके को जानें, अपने आप को जानें, और आप अपने प्रतिद्वंद्वी को विस्तार से बेहतर तरीके से जान पाएंगे। एक बार जब आप युद्ध की गर्मी में होते हैं तो यह शक्ति पर निर्भर रहने की बात आती है। यदि यह एक कठिन शारीरिक चुनौती है तो संभवतः आपको अपने प्रतिद्वंद्वी की आत्मा लेने से पहले अपने राक्षसों को हराना होगा। इसका मतलब है उस सरल प्रश्न के उत्तर का पूर्वाभ्यास करना जो निश्चित रूप से एक विचार बुलबुले की तरह उठेगा, मैं यहाँ क्यों हूँ। यदि आप जानते हैं कि वह क्षण आ रहा है और आपका उत्तर तैयार है, तो आप अपने कमजोर दिमाग को नजरअंदाज करने और आगे बढ़ने का निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जाने कि आप लड़ाई में बने रहने की लड़ाई में क्यों हैं, और यह कभी न भूलें कि सभी भावनात्मक और शारीरिक पीड़ाएं सीमित हैं। यह सब अंततः समाप्त हो जाता है। दर्द पर मुस्कुराएं और कम से कम 1 या 2 सेकंड के लिए उसे खत्म होते हुए देखें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप उन सेकंडों को एक साथ जोड़ सकते हैं और आपके प्रतिद्वंद्वी की अपेक्षा से अधिक समय तक टिक सकते हैं, और यह दूसरी हवा पकड़ने के लिए पर्याप्त हो सकता है। दूसरी पवन पर कोई वैज्ञानिक सहमति नहीं है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह आपके तंत्रिका तंत्र में एंडोर्फिन की बाढ़ का परिणाम है। दूसरों का मानना है कि यह ऑक्सीजन का विस्फोट है जो लैक्टिक एसिड को तोड़ने में मदद कर सकता है। साथ ही ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड्स की मांसपेशियों को भी काम करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पूरी तरह मनोवैज्ञानिक है।
मैं बस इतना जानता हूँ कि जब हमें हार का एहसास हुआ तो कड़ी मेहनत करने से हम नर्क सप्ताह की सबसे खराब रात में दूसरी लहर का सामना करने में सक्षम हो गए। और एक बार आपके पीछे वह दूसरी हवा आ जाए तो अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त करना और उसकी आत्मा छीन लेना आसान हो जाता है। कठिन हिस्सा उस बिंदु तक पहुंचना है, क्योंकि जीत का टिकट अक्सर अपना सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए आता है जब आप सबसे खराब महसूस करते हैं। बोट प्रेस करने के बाद पूरी कक्षा को 1 घंटे की बड़ी नींद का उपहार दिया गया। हरे सैन्य तंबू को उन्होंने समुद्र तट पर स्थापित किया था और सैन्य खाटों से सुसज्जित किया था। उन मादरचोदों के पास गद्दे नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि वे विलासिता के रुई के शीर्ष वाले बादल भी रहे हों, क्योंकि एक बार जब हम क्षैतिज होते थे तो हम सभी सुस्त हो जाते थे। ओह, लेकिन साइको का काम मेरे साथ नहीं हुआ। उसने मुझे 1 मिनट के लिए सोने दिया, फिर मुझे जगाया और अकेले में कुछ समय के लिए मुझे वापस समुद्र तट पर ले गया। अंततः उसने मेरे दिमाग में आने का एक अवसर देखा और मैं विचलित हो गया, क्योंकि मैं अकेले ही पानी की ओर लड़खड़ा रहा था, लेकिन ठंड ने मुझे जगा दिया। मैंने निजी सर्फ यातना के अपने अतिरिक्त घंटे का आनंद लेने का निर्णय लिया। जब पानी छाती तक बढ़ गया तो मैं गुनगुनाने लगा, स्ट्रिंग्स में एडागियो, एक बार और इस बार और जोर से उस कमीने के लिए इतनी तेज आवाज कि वह सर्फ के टकराने पर मेरी आवाज सुन सके। उस गाने ने मुझे जीवन दे दिया। मैं सील प्रशिक्षण में यह देखने के लिए आया था कि क्या मैं उससे जुड़ने के लिए काफी मजबूत हूँ, और मुझे अपने अंदर एक ऐसा जानवर मिला जिसके अस्तित्व के बारे में मैं कभी नहीं जानता था। एक जानवर जिसे मैं तब से उपयोग में लाऊंगा जब भी जीवन में कोई गड़बड़ी होगी। जब तक मैं उस सागर से बाहर आया, मैंने खुद को अटूट मान लिया था। काश! हेल वीक हर किसी पर अपना प्रभाव डालता है, और बाद में उस रात जब 48 घंटे बचे थे, मैं सूजन को कम करने के लिए अपने घुटने में टोराडोल शॉट लेने के लिए मेड चेक के पास गया। जब तक मैं समुद्र तट पर वापस आया, नाव चालक दल पैडलिंग ड्रिल के बीच समुद्र में थे। लहरें तेज चल रही थीं, हवा घूम रही थी। साइको ने एसबीजी की ओर देखा। हम उसके साथ क्या करने वाले हैं? पहली बार वह झिझक रहा था और मुझे पीटने की कोशिश करते करते थक गया था। मैं जाने के लिए तैयार था, किसी भी चुनौती के लिए तैयार था, लेकिन साइको इस पर काबू पा चुका था। वह मेरी गांड को स्पा की छुट्टी देने के लिए तैयार था। तभी मुझे पता चला कि मैं उससे आगे निकल चुका हूँ, कि मेरे पास उसकी आत्मा है। एसबीजी के पास अन्य विचार थे। उसने मुझे एक लाइफ जैकेट दी और मेरी टोपी के पीछे एक केम लाइट लगा दी। मेरे पीछे आओ, उसने समुद्र तट पर चढ़ते हुए कहा। मैंने पकड़ लिया और हम 1 मील तक उत्तर की ओर भागे। तब तक हम धुंध और लहरों के बीच मुश्किल से ही नावों और उनकी लड़खड़ाती रोशनी को देख पाए थे। ठीक है गोगिंस, अब बाहर तैरो और अपनी नाव ढूंढो। उसने मेरी गहरी असुरक्षा पर एक खोखला बिंदु उतारा, मेरे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई और मैं स्तब्ध होकर चुप हो गया। मैंने उस पर नजर डाली और कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तब तक एक अच्छा तैराक था और सर्फ की यातना से मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि हम किनारे से बहुत दूर नहीं थे, लेकिन एक खुले पानी में हाइपोथर्मिक तूफान में किनारे से 1000 गज दूर एक ऐसी नाव पर तैरना जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैं उनकी राह पर जा रहा था। यह मौत की सजा जैसा लग रहा था और मैंने इसके लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था। लेकिन कभी कभी अप्रत्याशित स्थिति अराजकता की तरह सामने आती है और बिना किसी चेतावनी के हमारे बीच के सबसे बहादुर लोगों को भी उन जोखिमों और कार्यों को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमारी क्षमताओं से परे लगते हैं। मेरे लिए उस पल में यह इस बात पर निर्भर हो गया कि मैं कैसे याद किया जाना चाहता हूँ। मैं आदेश को अस्वीकार कर सकता था,
और मुझे परेशानी नहीं होती क्योंकि मेरे पास कोई तैरने वाला दोस्त नहीं था। सील प्रशिक्षण में आपको हमेशा एक तैरने वाले दोस्त के साथ रहना होता है और यह स्पष्ट था कि वह मुझसे कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा था बेहद असुरक्षित था। लेकिन मैं यह भी जानता था कि सील प्रशिक्षण में आने का मेरा उद्देश्य त्रिशूल के साथ दूसरी तरफ जाने से कहीं अधिक था। मेरे लिए यह सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ जाने और खुद को समूह से दूर करने का अवसर था। इसलिए भले ही मैं तेज लहरों के पार नावों को नहीं देख सका, लेकिन डर पर ध्यान देने का समय नहीं था। बनाने के लिए कोई विकल्प ही नहीं था। आप गोगिंस पर किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी बकवास बाहर निकालो और इसे बकवास मत करो। ठीक है, मैं चिल्लाया और समुद्र में तेजी से दौड़ गया। परेशानी यह थी कि एक उछाल भरी बनियान पहने हुए, एक घायल घुटने की देखभाल करते हुए, जूते पहने हुए मैं तैर नहीं सकता था और लहरों के बीच गोता लगाना लगभग असंभव था। मुझे सफेद धुलाई पर भागना पड़ा और मेरे दिमाग में इतने सारे परिवर्तनशील होने के कारण समुद्र पहले से कहीं अधिक ठंडा लग रहा था। मैंने गैलन भर पानी निगल लिया। यह ऐसा था मानो समुद्र मेरे जबड़े खोल रहा हो और मेरे शरीर में बाढ़ ला रहा हो और प्रत्येक झोंके के साथ मेरा डर बढ़ गया हो। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जमीन पर एसबीजी सबसे खराब स्थिति में बचाव की तैयारी कर रहा था। मैं नहीं जानता था कि उसने पहले कभी किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर नहीं रखा होगा। मुझे एहसास नहीं हुआ कि उसने मुझ में कुछ खास देखा है और किसी भी मजबूत नेता की तरह वह यह देखना चाहता था कि मैं इसे कितनी दूर तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि वह मेरे हल्के बॉब को सतह पर देख रहा था, बहुत घबराया हुआ था। हाल ही में एक बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे यह सब बताया। उस समय मैं बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैंने समुद्री लहर पार कर ली और तट से आधा मील दूर तैरकर चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सिर पर 6 नावें थीं, जो अंदर बाहर लड़खड़ा रही थीं। 4 फुट की हवा के झोंके के कारण दृश्य, उन्हें नहीं पता था कि मैं वहां था। मेरी रोशनी फीकी थी और खाई में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इंतजार करता रहा कि उनमें से कोई उत्तेजना के चरम से नीचे आएगा और मुझे कुचल डालेगा। मैं बस इतना कर सकता था कि कर्कश समुद्री शेर की तरह अंधेरे में भौंकूं। नाव चालक दल 2, नाव चालक दल 2। यह एक छोटा सा चमत्कार था कि मेरे लोगों ने मेरी बात सुनी। उन्होंने हमारी नाव को चारों ओर घुमाया और फ्रीक ब्राउन ने मुझे अपने बड़े गधे के कांटों से पकड़ लिया और मुझे एक बेशकीमती कैच की तरह खींच लिया। मैं नाव के बीच में वापस लेट गया। मेरी आंखें बंद हो गईं और पूरे सप्ताह में पहली बार जैकहैमर किया। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं इसे छिपा नहीं सका। धिक्कार है, गोगिंस, ब्राउन ने कहा, तुम पागल होगे। आप ठीक हैं, मैंने एक बार सिर हिलाया और खुद को संभाला। मैं उस दल का नेता था और खुद को कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं दे सकता था। मैंने अपने शरीर की हर मांसपेशी को तनावग्रस्त कर लिया और मेरी कंपी वास्तविक समय में धीमी हो गई। मैंने एक घायल पक्षी की तरह खारे पानी में खांसते हुए कहा, इसी तरह आप मदर किंग के मोर्चे पर नेतृत्व करते हैं। मैं अधिक समय तक सीधा चेहरा नहीं रख सका। मेरा दल भी ऐसा नहीं कर सका। वे अच्छी तरह से जानते थे कि पागलपन की हद तक तैरना मेरा विचार नहीं था। दूसरी ओर मैं, जब तक उन्होंने मेरी बैसाखी छीन ली तब तक मेरे सूजे हुए घुटने में कोई सुधार नहीं हुआ था। लेकिन बुहुइंग के लिए समय नहीं था। पहले चरण का मजा अभी खत्म नहीं हुआ था। वॉक के बाद सप्ताह आ गया गठबंधन, जो शायद ज्यादा न लगे लेकिन मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक खराब था, क्योंकि वह विशेष ड्रिल पूल के तल पर हुई थी, जहां वही प्रशिक्षक मेरे एक पैर वाले गधे को डुबाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह ऐसा था मानो शैतान पूरा शो देख रहा था।
मध्यांतर का इंतजार कर रहा था और अब उसका पसंदीदा भाग आ रहा था। बर्ड एस की तीव्रता फिर से बढ़ने से एक रात पहले जब मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा तो मैं उसके शब्दों को अपने तनावग्रस्त मस्तिष्क में गूंजते हुए सुन सकता था। वे कहते हैं कि तुम्हें कष्ट पसंद है, गोगिंस। तुम्हें लगता है कि तुम एक बुरे कमीने हो। नर्क में अपने विस्तारित प्रवास का आनंद लें। चुनौती 4। कोई भी प्रतिस्पर्धी स्थिति चुनें जिसमें आप अभी हों। आपका प्रतिद्वंद्वी कौन है? क्या यह आपका शिक्षक या कोच, आपका बॉस, एक अनियंत्रित ग्राहक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। न केवल उनका सम्मान अर्जित करने का बल्कि पासा पलटने का भी एक तरीका है। उत्कृष्टता, इसका मतलब किसी परीक्षा में सफल होना या एक आदर्श प्रस्ताव तैयार करना या बिक्री लक्ष्य को तोड़ना हो सकता है। चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोजेक्ट पर या उस कक्षा में पहले से कहीं अधिक मेहनत करें। सब कुछ ठीक वैसे ही करें जैसा वे कहते हैं और आदर्श परिणाम के रूप में वे जो भी मानक निर्धारित करते हैं, आपको उससे आगे निकलने का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि आपका कोच आपको खेलों में समय नहीं देता है तो अभ्यास पर हावी रहें। अपनी टीम में सबसे अच्छे व्यक्ति की जांच करें और बकवास दिखाएं। इसका मतलब है मैदान के बाहर समय लगाना। फिल्म देखना ताकि आप अपने प्रतिद्वंद्वी की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सकें, नाटकों को याद कर सकें और जिम में प्रशिक्षण ले सकें। आपको उस कोच पर ध्यान देना होगा। यदि यह आपका शिक्षक है तो उच्च गुणवत्ता का कार्य करना शुरू करें। अपने कार्यों पर अतिरिक्त समय व्यतीत करें। उसके लिए ऐसे कागजात लिखें जो उसने सौंपे ही नहीं। कक्षा में जल्दी आओ। प्रश्न पूछें। ध्यान देना। उसे दिखाएं कि आप कौन हैं और बनना चाहते हैं। यदि यह बॉस है तो 24 घंटे काम करें। उनसे पहले काम पर लग जाओ। उनके घर जाने के बाद चले जाना। सुनिश्चित करें कि वे उस चीज को देखें और जब वितरण का समय हो तो अपनी अधिकतम अपेक्षाओं को पार करें। आप जिसके भी साथ काम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य उन्हें यह देखना है कि आप वह हासिल करें जो वे स्वयं कभी नहीं कर सके। आप चाहते हैं कि वे सोचें कि आप कितने अद्भुत हैं। उनकी नकारात्मकता को स्वीकार करें और आपके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग उनके कार्य पर हावी होने के लिए करें। उनकी माचोद आत्मा ले लो। इसके बाद इसके बारे में सोशल पर पोस्ट करें और #CanThirtMeTakeSouls जोड़ें।